हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 12 के इतिहास का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये कंप्लीट वीडियो लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया, सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखना। और बोर्ड एग्जाम 2023 के लिहाज से वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वह खुदकाश तथा पहिकाश कौन थे, इनके बीच क्या अंतर था। तो खुदकाश और पहिकाश मुगल कालीन भारत में किसानों के दो वर्ग थे। खुदकाश उन्हीं गांव में रहते थे जिनमें उनकी ज़मीन होती थी, परंतु पाहिकाश जो थे वो दूसरे गांव में ठेके पर खेती करते थे। यानी खुदकाश उन्हीं गाँव में खेती करते थे जिस गाँव में उनकी खेती होती थी, और वो उसी गांव में अपना जीवन यापन करते थे। जबकि जो पाहिकाश होते थे वो दूसरे गांव में ठेके पर जाकर खेती करते थे, क्योंकि अगर वैसे ऐसा इसलिए करते थे ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। पैदावार जिस राज्य में जिस क्षेत्र में ज़्यादा पैदावार होती तो वहाँ पर वो भी खेती करने के लिए जाते थे, जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि हो सके। क्लियर। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, चचर व बंजर भूमि की परिभाषा दीजिए। चचर मुगल काल में वह जमीन थी जिसे 3 या 4 वर्ष तक खाली रखा जाता था, जबकि बंजर वह जमीन थी जिस पर 5 या इससे अधिक वर्ष तक खेती नहीं की गई थी। अगला क्वेश्चन, महिलाओं को कृषि समाज में महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में क्यों देखा जाता था। 2 कारण उल्लेख कीजिए। महिलाएं जो है पुत्रों को जन्म देकर कृषि के लिए श्रम जुटाती थी। दूसरा, वे घर का काम करने के साथ साथ खेतों पर पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर काम करती थी। मिल्कियत क्या थी। मिल्कियत जमींदारों की विस्तृत व्यक्तिगत ज़मीन थी। इस पर जमींदार के निजी प्रयोग के लिए खेती होती थी, जो प्राय दिहाड़ी के मजदूर अथवा पराधीन मजदूर करते थे। जमींदार अपनी इन ज़मीनों को बेच सकते थे और किसी और के नाम कर सकते थे अथवा गिरवी भी रख सकते थे। अगला क्वेश्चन है, जमा तथा हासिल क्या थे। जमा तथा हासिल मुगल भू राजस्व व्यवस्था के 2 मुख्य चरण थे, और जमा कर की निर्धारित राशि थी, जबकि हासिल वसूल की वास्तविक राशि। अबुल फजल के आयन उससे पहले के इतिहासकारों की रचनाओं से किस दृष्टि से भिन्न है। तो अबू फजल से पहले के इतिहासकारों की कृतियां अधिकतर युद्ध, विजय, राजनीतिक षड्यंत्र आदि राजनीतिक घटनाओं के बारे में ही बताती थी। वे आयन की तरह देश के लोगों तथा उत्पादों की कोई जानकारी नहीं देती थी। यदि उल्लेख भी किया जाता तो उसकी दिशा मूल रूप से राजनीति की होती थी। नेक्स्ट है, 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान ग्रामीण दस्तकार तथा किसानों के बीच आपसी संबंधों की चर्चा कीजिए। यह भी बताइए कि ग्रामीण समुदाय का क्या महत्व, अथवा 16वीं और 17वीं शताब्दियों में ग्रामीण शिल्पकारों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो 16वीं और 17वीं शताब्दियों में गांव में काफ़ी संख्या में शिल्पकार रहते थे। अंग्रेजी शासन के आरंभिक वर्षों में किए गए गांव के सर्वेक्षण और मराठों के दस्तावेजों से पता चलता है कि किसी किसी गांव में तो कुल घरों के 25% पर घर दस्तकारों के थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको कर लेना है, कंप्लीट है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको करना है। ठीक, क्या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला है, 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में ग्राम पंचायतों के कार्यों और अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो पंचायत का एक बड़ा काम यह देखना था कि गांव में रहने वाले सभी समुदायों के लोग अपनी जाति की सीमाओं के अंदर रहें। पूर्वी भारत में सभी शादियां मंडल की उपस्थिति में होती थी। जाति की अवहेलना को रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नज़र रखना गांव की मुखिया की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। इस उद्देश्य से पंचायतों को जुर्माने लगाने तथा किसी दोषी को समुदाय से निष्कासित करने जैसे अधिकार प्राप्त थे। समुदाय से बाहर निकालना एक कड़ा कदम था जो एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। इसके अंतर्गत दंडित व्यक्ति को दिए गए समय के लिए गांव छोड़ना पड़ता था। इस दौरान वह अपनी जाति तथा व्यवसाय से हाथ धो बैठता था। ऐसी नीतियों का उद्देश्य जातिगत रिवाजों की अवहेलना को रोकना था। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन जाति पंचायतें क्या थी और उनके कार्य क्या थे। मुगल काल के ग्रामीण समाज में जाति पंचायतें किस प्रकार ताकतवर थे, स्पष्ट कीजिए, अथवा माफ कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ग्राम पंचायत के अतिरिक्त गांव में प्रत्येक जाति की अपनी पंचायत होती थी।
समाज में पंचायतें काफ़ी शक्तिशाली होती थी। राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों को बीच दीवानी झगड़ों का निपटारा करती थी। वे ज़मीन से जुड़े दावेदारी झगड़े सुलझाती थी। वे यह तय करती थी कि शादियों जाति के मानदंडों के अनुसार हो रही या नहीं। वे बताती थी कि कर्मकांडीय वर्चस्व किस क्रम में होगा। वास्तव में फौजदारी मामलों को छोड़कर अधिकतर मामलों में राज्य जाति पंचायत के फैसलों को ही मानता था। अगला क्वेश्चन है, पंचायत और गांव के मुखिया किस तरह से ग्रामीण समाज का नियमन करते थे, विवेचना कीजिए। अथवा 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगल ग्रामीण भारतीय समाज में पंचायत की भूमिका की व्याख्या कीजिए। अथवा मुगल ग्रामीण समाज में एक मुख्य घटक के तौर पर पंचायतों की भूमिका की परख कीजिए। अथवा मुगल काल के दौरान गांव में पंचायत की भूमिका की परख कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। ठीक है, से सारी चीज़ें आपको कर लेनी है दोस्तों। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, आराम से इसको आप कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अगला है, मुगल भारत 16वीं और 17वीं शताब्दी में जमींदारों की भूमिका की जांच कीजिए। अथवा में मुगल काल में कृषि संबंधों में जमींदार केंद्र बिंदु क्यों थे, व्याख्या कीजिए। अथवा में भी क्वेश्चन पूछा गया, ग्रामों में जमींदारों की उत्पत्ति, एकीकरण तथा उनकी भूमिका की व्याख्या कीजिए और बताइए शोषणकर्ता था। इस तरह से कई क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे गए हैं। ठीक है, इसका उत्तर आपको लिखना है दोस्तों। अगर इसके बाद बात करें, जैसे एग्जाम्पल आपको अगर उसका उत्तर बताना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुगल भारत में जमींदारों की कमाई का स्रोत क्या था, कृषि थी। परंतु वे कृषि उत्पादन में जो है ना प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं करते थे, बिल्कुल भी भागीदारी नहीं करते थे, और वे अपनी ज़मीन के क्या होते थे, मालिक होते थे। अगर उसकी बात करें तो ग्रामीण समाज में ऊंची स्थिति के कारण उन्हें कुछ विशेष सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं भी मिली हुई थी। समाज में जमींदारों की उच्च स्थिति के दो कारण थे। पहला क्या था, उनकी जाति और उनके द्वारा राज्य की दी जाने वाली विशेष सुविधाएं। जमींदारों की समृद्धि का आधार क्या था, उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन, इसे मिल्कियत अर्थात संपत्ति कहते थे। इसके अलावा जमींदार अपनी ज़मीनों को बेच सकते थे और किसी और के नाम कर सकते थे या उन्हें गिरवी भी रख सकते थे। जमींदारों की शक्ति का एक अन्य स्रोत यह भी था कि वे राज्य की ओर से कर वसूल कर सकते थे, इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा भी मिलता था। अगर हम शोषणकर्ता के रूप में जमींदारों की बात करें तो यदि हम मुगल कालीन गांव में सामाजिक संबंधों के एक पिरामिड के रूप में देखें तो जमींदार इसके सबसे शीर्ष भाग थे, उनका स्थान सबसे ऊंचा था। अबुल फजल लिखता है कि उच्च जाति के ब्राह्मण राजपूत जो थे वो गठबंधन ने ग्रामीण समाज पर पहले ही अपना कड़ा नियंत्रण बना रखा था। इसमें तथाकथित मध्यम जातियों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त था। इस तरह कई मुसलमान जमींदारों को पुष्ट करने की प्रक्रिया धीमी थी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पंचायत और गांव मुखिया किस तरह से ग्रामीण समाज का नियमन करते थे। ठीक है, अब पंचायतों के गठन की अगर हम बात करें तो पंचायतों का जो गठन होता था कौन करता था, पंचायतों का गठन मुगलकालीन गांव की पंचायतें गांव के बुजुर्गों की सभा होती थी। प्राइवेट गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। जिन गांव में विभिन्न जातियों के लोग रहते थे वहाँ पंचायत में भी विविधता पाई जाती थी। ठीक है, इसके अलावा पंचायत के मुखिया को मुकद्दम या मंडल कहते थे। कुछ स्रोतों से यह भी प्रतीत होता कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था। चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। मुखिया अपने पद पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा होता था। भरोसा ना रहने पर बुजुर्ग जो है उसे हटा सकते थे और गांव के आय और व्यय का हिसाब किताब अपनी निगरानी में तैयार करवाना मुखिया का मुख्य काम था। इस काम में पंचायत का पटवारी उसकी सहायता करता था। इसी प्रकार से पंचायत का जो आम खजाना था वहाँ से भी इन्हें सहायता मिलती थी। ठीक है, जैसे गांव की पंचायत ठीक इस तरह से अगर हम बात करें कुछ और क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में गांव में लगभग कितने प्रतिशत लोग रहते थे, 85%। आईने अकबरी के लेखक कौन था, तो अबू फजल था। अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल। इस तरह से भी एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो ये है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया दोस्तों। यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।